हेलो बच्चों, वेलकम टू जीन ट्यूटोरियल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से मिजेल्सन एंड स्टॉल्स ने प्रूव किया था एस्चेरिचिया कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन को। चूंकि हमने पढ़ा था कि जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करता है, यानी कि हाफ पेरेंटल टाइप होता है और जो हाफ डीएनए होता है वो न्यू होता है। इस कॉन्सेप्ट को दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, लेकिन जब बात हुई थी कि क्या आप इसको प्रूफ कर पाएंगे तो उन्होंने प्रूफ नहीं किया था। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूफ किया था आपके साइंटिस्ट मिजेल्सन एंड स्टॉल्स ने, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल पे प्रूफ किया गया था जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई यानी बैक्टीरिया। अब उसके आगे जो प्रोकैरियोट पे प्रूव जिस साइंटिस्ट ने किया था वो थे हमारे टेलर साहब। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। और टेलर साहब ने किस पे प्रूफ किया था? विसिया फाबा पे। ठीक है, किस चीज का इस्तेमाल करके? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का। ठीक है, तो ये बात तुम याद रखोगे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस पे जिक्र किया था। ठीक, अब आज जो है वो पूरा मैकेनिज्म समझेंगे हम कि भाई किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक बात और अगर तुम्हें याद हो, मिजेल्सन और स्टॉल्स ने किस चीज का यूज किया था तो आपको पता होना चाहिए N14 यानी लाइट नाइट्रोजन और N15 यानी कि हैवी नाइट्रोजन, जिसमें से कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं था। ठीक है बच्चों, तो आओ समझते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसका क्या नाम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। आखिर क्या होता है इसी को हमें समझना है। तो देखो, पहले भी मैंने तुम्हें बताया था रेप्लिकेशन का मतलब होता है फोटोकॉपी। तो मेरे पास मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए से हमने क्या किया, दो कॉपीज तैयार कर ली। ये हमारे पास एक है और ये दो कॉपी है। तो कभी भी जो दो डीएनए की कॉपी तैयार किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और ये किस दौरान होता है बताओ? तो हमारे सेल में एस फेज के दौरान होता है। किसके दौरान? एस फेज। अरे भैया सेल डिवीजन पढ़ा, तो एस फेज के दौरान ये हम यूकैरियोट्स में देखा जाता है। प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोकैरियोट में डिवीजन होता है प्रायर टू बाइनरी फिजन, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाइनरी फिजन से पहले होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो सवाल ये है कि आखिर ये जो एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, इसी पे हम लोग थोड़ा सा चीजों को क्लियरली समझेंगे। तो देखो, मैं यहां पे एक डीएनए बना रहा हूं, समझना इस बात को। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, ठीक, क्या डीएनए कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा? ये बात आपको पता होना चाहिए, डीएनए कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो अगर ये प्रोकैरियोटिक है, याद रहे किसका? प्रोकैरियोट। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो अगर ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है तो इसके डीएनए में एक पर्टिकुलर जगह पे ओपनिंग होगी, यानी इसका रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगा। इस पोजीशन को हम बोलते हैं ORI, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन ऑफ, क्या नाम है इसका? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, यानी ORI साइट जो होता है वो ये बताता है कि रेप्लिकेशन डीएनए का वहीं से स्टार्ट होगा। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि यही ORI साइट है? तो एक बात याद रखो, डीएनए का वो जगह जहां ORI होगा, समझना इस बात को, जहां ORI साइट होगा उस साइट पे ज्यादातर तुम्हारे जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो कौन मौजूद होंगे? एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन। यानी ज्यादातर एडेनिन और थाइमिन मौजूद होते हैं। यहां एडेनिन हो जाएगा, यहां थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन। और तुम जानते हो एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इनके बीच जो डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से अगर हम इनके बॉन्ड को ब्रेक करना चाहें, ठीक है, तो जब हम इनके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा या ट्रिपल बॉन्ड? बोलो। तो जहां पे बाबू ORI होता है वहां पे एडेनिन और थाइमिन का नंबर ज्यादा होता है, और जहां ORI साइट नहीं होगा वहां गुआनिन और साइटोसिन होता है।
तो जहां गुआनिन और साइटोसिन होता है वहां ORI नहीं बनेगा, क्योंकि वहां ट्रिपल बॉन्ड है, वहां एनर्जी ज्यादा लगेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन जब तुम बात करते हो एडेनिन और थाइमिन की, तो वहां पे डबल बॉन्ड होगा, इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, तो ORI साइट यहीं से शुरुआत होगा। कि जो प्रोकैरियोट है उसमें ORI जो है वो एक सिंगल ORI है। कितना है? सिंगल ORI। क्यों? क्योंकि इसका DNA का जो लेंथ है काफी छोटा है, तो इसमें एक जगह ORI होता है, वहां से ओपन होता है और मल्टीपल कॉपीज यानी कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपके यूकैरियोट में एक ORI नहीं होता, ठीक है? यहां पे 1 2 3 4, यानी यूकैरियोट का DNA लंबा होने की वजह से उसमें ORI मोर देन 1 होता है, ठीक है? और प्रोकैरियोट में ORI कितने होते हैं? 1 होता है, ठीक है? तो यहां ORI बहुत सारे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सुनो, बताया जाता है कि अगर यूकैरियोट में सिर्फ एक ही जगह ORI हो, तो जब ये DNA रेप्लिकेट करेगा एस फेज में, तो उस रेप्लिकेशन में महीनों दिन लग जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो महीनों दिन लग जाएंगे अगर सिर्फ एक ORI होगा तो। इसीलिए मल्टीपल ORIs होती हैं और वहां से वो ओपन होके DNA को रेप्लिकेट करती रहती हैं, तो कम समय में ये आसानी से हो जाता है। समझे? तो मल्टीपल ORIs का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक? अब आते हैं कि भाई थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया है। तो जो भी मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, एक बात पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी मैं यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं DNA के रेप्लिकेशन में, एक बात याद रखना। क्या याद रखना? कि जो DNA का रेप्लिकेशन यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो ज्यादातर क्या हम प्रोकैरियोट का ही पढ़ाएंगे। किसका? प्रोकैरियोट्स का। तो ये बात याद रखना, क्योंकि जब तुम NCERT पढ़ोगे तो वहां साफ साफ दिया है कि प्रोकैरियोट में किस तरीके से DNA का रेप्लिकेशन होता है, इसी की जानकारी दी गई है। यूकैरियोट के बारे में साफ साफ लिखा है कि इसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन हम थोड़ा बहुत दोनों को कंपेयर करके समझेंगे। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? DNA रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट में भी हम किसके अंदर देख रहे हैं? एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर, ठीक? ये बैक्टीरिया है। एक बात और याद रखो, बैक्टीरिया का एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता है कितने मिनट में? बोलो कितने मिनट में? 20 मिनट में। याद रखना, कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो 20 मिनट में सेल डिवाइड कर जाता है, लेकिन DNA रेप्लिकेट कब करेगा? सेल डिवाइड होने से पहले। 2 सेल बना, तो इन 2 सेल के बनने से पहले ही तो DNA रेप्लिकेट किया होगा। जैसे मान लो यहां ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में क्या है? ये तुम्हारा DNA है, ठीक? तो जब ये 1 से 2 बैक्टीरिया बन रही होंगी, इनमें सेल डिवीजन हो रहा होगा यानी बाइनरी फ्यूजन हो रहा होगा, तो जब ये सेल डिवाइड किया होगा टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट। लेकिन 20 मिनट से पहले एक बात याद रखना, 18 मिनट जब आएगा यानी 18 मिनट जब हो रहा होगा, तब तक आपका DNA रेप्लिकेट कर चुका होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया में DNA रेप्लिकेशन कितना टाइम ले रहा है? 18 मिनट। क्या उस समय सेल डिवाइड हो चुका होगा बैक्टीरिया का? नहीं, सेल डिवाइड होगा 20 मिनट, ठीक है? तो 20 मिनट में सेल डिवाइड होता है, 18 मिनट में DNA का रेप्लिकेशन होता है। ये बात याद रखना। तो मैकेनिज्म पूरा किसके पर बेस्ड है? प्रोकैरियोट्स पर। चलो आगे समझते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा अनजीपिंग। क्या होगा? अनजीपिंग। इसी को हम कहते हैं क्या? अनवाइंडिंग। ये बात याद रखो। अनवाइंडिंग का मतलब क्या हो गया या अनजीपिंग का? देखो सिंपल सा समझो, ये तुम्हारा DNA है, ठीक? डबल स्टैंडर्ड। हम जब इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देखो, हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ ओपन होगा। ये दिख रहा है? तो ये जब हम ओपन करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच का टूट जाएगा और ये यहां से ओपन हो गया। इसी ओपनिंग को क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ, ओपनिंग कहां से होता है? ORI साइड से। ये बात याद रखना। तो यही जो अनजीपिंग हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे? अनजीपिंग या अनवाइंडिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देंगे और वो अलग अलग हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि जब आप अनवाइंडिंग कर दोगे तो ये दोनों स्ट्रैंड धीरे धीरे अलग होंगे, तो इन पे नए बैंड बनेंगे।
तो मान लीजिए इस पे एक नया बैंड बन गया इधर से, ठीक, एक नया बैंड इधर से बन गया और इस पे भी एक नया बैंड बन गया, ये डीएनए का स्ट्रैंड। तो जो दूसरा स्टेप होता है, याद रखना दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तो डीएनए का एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या होगा, अनजीपिंग या अनवाइंडनिंग, और दूसरा स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तो आओ अनवाइंडनिंग और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड के पूरे मैकेनिज्म को समझा जाए। ठीक है, चलिए शुरू कर दें। कहां से? सबसे पहले हम एक डीएनए बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, समझिएगा, ये डीएनए है, ठीक, डबल स्टैंडर्ड दिख रहा होगा, ठीक, ये रहा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर है? ये आपस में बॉन्डेड है हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, ठीक। और ये जो साइट है यहां से हम क्या कर रहे हैं, अनजीपिंग, ठीक, या अनवाइंडनिंग। चलो, ये जो पोजीशन है ये इतना, इसको हम क्या बोलते हैं, ORI। ये तो तुम्हें याद रहेगा, ORI है, ठीक। अब होगा क्या यहां पे समझना, देखिए अब यहां आपको याद जो रखने वाली बात है वो है एंजाइम, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम ORI को देखें और ORI वाला पोजीशन मिल गया तो हम इनको अनवाइंडनिंग यानी इनको किस तरीके से अलग करेंगे, वो पूरा जो प्रोसेस होता है हमारा वो किसकी मदद से होता है, जैसे मैं यहाँ पे बॉन्ड को अभी जोड़ दे रहा हूं, वो होता है एंजाइम की मदद से, ठीक है, कैटलिस्ट की मदद से, ठीक। तो यहाँ पे मैं जो एंजाइम यूज कर रहा हूं उसका नाम क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये है हमारा डीएनए हेलिकेज। क्या नाम है इसका, डीएनए हेलिकेज। तो डीएनए हेलिकेज आया और उसने ये बॉन्ड तोड़ना शुरू किया, ठीक। एक और डीएनए हेलिकेज हम ले आएंगे और वो इस डायरेक्शन में, ठीक, बॉन्ड को तोड़ना शुरू करेगा, यानी इधर से ये। तो जब डीएनए, ये क्या है, ये क्या मैंने आपसे बताया, ये है डीएनए हेलिकेज, ये बात याद रखना। डीएनए हेलिकेज का काम क्या है बच्चे, बोलो, डीएनए हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, किस वाले पोजीशन पे, ORI साइड पे, ठीक। अब ये क्या करेगा, H2 बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक। चलो हम H2 बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। चलिए, तो जब हम H2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसको इस तरीके से, ये ब्रेक हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। और जब ब्रेक हो रहा होगा तो उस समय ये जो आपका है, ये कौन था, डीएनए हेलिकेज इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ठीक, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, समझ गए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, यही क्या है, डीएनए हेलिकेज है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, हाँ टूट गया। अब सुनो, ये आगे की तरफ बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, समझ पा रहे हो। तो धीरे धीरे जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, समझना इस बात को। चलो अब इस फिगर से समझो चीजों को क्लियरली। देखो यहां पे हमने आपको बताया कि यहां पे किनारे पे क्या होगा, आपका डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज इधर भी होगा, डीएनए हेलिकेज इधर भी होगा, दोनों डायरेक्शन में। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, एक बात याद रखना, दोनों ही डायरेक्शन में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, यानी ये इधर इस डायरेक्शन में और ये इधर इस डायरेक्शन में, समझना इस बात को। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है, हाँ भैया टूट चुका है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है, हाँ टूट चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तुम्हें पता ही होगा, अगर इधर एडेनिन होगा तो बताओ इधर क्या होगा, थाइमीन, इधर गुआनिन रहा होगा तो साइटोसिन, ऐसे करके एडेनिन एडेनिन गुआनिन गुआनिन साइटोसिन थायामीन। तो इधर भी रहा होगा क्या, थाइमीन थाइमीन साइटोसिन साइटोसिन और गुआनिन और एडेनिन, ठीक। तो कुछ इस तरीके से रहे होंगे नाइट्रोजनस बेसिस, आपको पता होगा, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये क्या हो गया आपका, ये वाला जो स्ट्रक्चर था क्या नाम था इसका, डीएनए हेलिकेज।
अगर कभी कोई पूछे कि डीएनए हेलिकेज के साथ कौन सा कोफैक्टर होता है, कभी क्वेश्चन अगर पूछ ले कौन सा कोफैक्टर होता है, तो तुम बता देना Mg2+, ठीक है, मैग्नीशियम आयन 2+, ये कोफैक्टर है, इसके साथ जुड़ा रहता है। वैसे ये क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी डीएनए हेलिकेज का काम होता है H2 बॉन्ड को तोड़ना, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका, तो अब सोचो जरा, क्या पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया जाए एक साथ? अगर तुम पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दोगे तो जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाए। एक ही बार लाओ ना, इसको तोड़ देते हैं, तो जब तुम तोड़ दोगे तो ये ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग, फिर उसके ऊपर बना देंगे एक एक नया स्ट्रैंड। क्या ये पॉसिबल है? ना, इतना एनर्जी लगता है इसमें कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार पूरा ओपन कर दो। अनवाइंडनिंग एक ही बार नहीं होता है, क्योंकि हाईली एनर्जाइज्ड प्रोसेस है ये, तो इसलिए ये स्लोली स्लोली होगा। लेकिन एक बात सुनो, जैसे जैसे ये डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ेगा, तुम्हें नहीं लगता कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा हुआ है वो फिर से एक दूसरे के पास आ जाएंगे और दोनों में रीजॉइनिंग हो जाएगी? अरे भैया फिर तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये खाली है, ये खाली है, दोनों आके चिपक गए। तो इस तरीके से तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर तोड़ेगा तो इधर चिपक जाएंगे, फिर जब इधर तोड़ने आएगा तो उधर चिपक जाएंगे, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों फिर दोबारा जुड़ न जाए, इसलिए एक और एंजाइम बुलाना पड़ेगा, और उस एंजाइम का क्या नाम है? बोलो। उस एंजाइम का नाम है SSB। क्या नाम है? SSB, ठीक है, सिंगल बाइंडिंग, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन नाम होता है इसका पूरा, ये बात याद रखना। तो करेगा क्या SSB? क्या करेगा समझना, SSB जब आता है तो वो अटैच हो जाता है किससे? इन सिंगल नाइट्रोजनस बेसेस से। अब इनसे अटैच हो गया ये इस तरीके से कुछ, ये भी अटैच हो गया, समझना, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे भी अटैच हो जाएगा, ठीक। इसके अटैचमेंट से क्या होगा? अब SSB जुड़ने नहीं देगा, किसको? इन नाइट्रोजनस बेसेस को, ठीक। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसको हम बोलते हैं, और इसका क्या काम होता है? टू प्रिवेंट रीज्वाइनिंग। इसका क्या काम होता है? यहां पे मैं लिख देता हूं, SSB का क्या काम है? टू प्रिवेंट। SSB क्या करेगा? SSB टू प्रिवेंट, हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है रीज्वाइनिंग, रीज्वाइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ये बात याद रखोगे, ठीक है। तो रीज्वाइनिंग से क्या करना है? हमें रोकना है, तो किसको बुला देना है? SSB को, ठीक। सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, याद रखना। तो दो एंजाइम मैंने तुमको यहां पे पढ़ा दिया। पहला कौन सा एंजाइम पढ़ाया है? एक तो ये हो गया डीएनए हेलिकेज, और दूसरा SSB। चलो ठीक है। अब ये लोग जब ऐसे इसको पकड़े रहेंगे, तो सोचो जरा, जब ऐसे ये पकड़े रहेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो तुम्हें नहीं लगता है कि इस किनारे पे बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी? तुम ही सोचो जरा, इसको अगर हम ऐसे खींचते जाए, ऐसे खींचते जाए, ऐसे खींचते जाए, तो किनारे किनारे पे कॉइलिंग ज्यादा हो जाएगी, और इधर भी कॉइलिंग ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए? इसको भी तो बचाना है, क्योंकि ये आपका हेलिकेज जब आगे बढ़ेगा और ये SSB इसको खींचे हुए है, तो ये धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा। तो इधर इनमें, इन स्ट्रैंड में सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा उलझ जाएंगे कि ओपन ही नहीं होंगे। तो अब सुपर कॉइलिंग इनकी हो जाएगी। सुपर कॉइलिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर इतना ये उलझ जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हम इसको किस तरीके से अलग करें। तो इस सुपर कॉइलिंग से, देखना इस बात को याद रखोगे, क्या मैंने बोला? सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग। इस सुपर कॉइलिंग से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, सुपर कॉइलिंग, इस सुपर कॉइलिंग से प्रिवेंट करने के लिए एक और एंजाइम हमें लाना पड़ेगा, और उस एंजाइम का क्या नाम है? यहां देखिए, उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम को हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। क्या बोलते हैं? टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का क्या काम होता है? वो आएगा, ठीक है, एक कैंची की तरह समझो, कैंची की तरह रहता है। इधर देखना, इधर मैं समझा देता हूं, ये देखना इसको। टोपोआइसोमरेज एक कैंची के जैसा होता है, ठीक।
ठीक, यहां खूब ढेर सारा क्या हो गया, सुपर कॉइलिंग हो चुका है, तो वो आया, समझना, और वो कैंची की तरह है, इसको कट करेगा, ठीक, और यहां से इसको कट करेगा, यानी इसको इधर से कट कर दिया और इसको भी इधर से कट कर दिया, दोनों तरफ से कट कर दिया। अब जो कॉइलिंग हुई है उस कॉइलिंग को सीधा कर देगा, ठीक, जो एक दूसरे के ऊपर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे हुए हैं तो उनको क्लॉकवाइज कर देगा, और क्लॉकवाइज जब करेगा इधर भी और इधर भी दोनों, तो क्या हो जाएगा, जो सुपर कॉइलिंग हुआ है एक दूसरे के ऊपर उलझे हुए हैं वो सुलझ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएंगे ये, पहले इनको कट करो, चलो कट कर देते हैं, ठीक। कट करने का काम किसने किया बताओ, कट करने का काम टोपोआइसोमरेज ने किया। यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो जब हम कट कर देंगे इसको, समझना, ये तो मैंने पूरा मिटा दिया, याद रखना यहीं से कट होता है समझाने के लिए, ठीक। हम जब आप इसको सुलझाएंगे तो एक बार इसको मैं मिटा के सही से बना दे रहा हूं कि किस तरह से हो जाएगा, समझना, ठीक। ये डीएनए कुछ इस तरह से हो जाएगा सुलझ के, ये देखो कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हो। अब ये कैसा लग रहा है, पहले से कम कॉइलिंग है इसमें, ठीक। यहां पे भी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक। इनके ऊपर जो सुपर कॉइलिंग थी वो क्या हो गया, कम हो गया, और यही टोपोआइसोमरेज इनको इसके साथ जोड़ भी देगा, ठीक। ये ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया, ठीक, जुड़ गया। इसमें भी देखना, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया। तो बताओ अब ये आगे की तरफ जाकर इनकी अनवाइंडिंग कर सकता है, यानी इनको ओपन कर सकता है आसानी से, एकदम आसानी से कर सकता है। तो यहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से अनवाइंडिंग होता है और उसमें कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो दूसरा स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब हमें नया स्ट्रैंड बनाना होगा डीएनए का, ठीक। तो देखो जब भी हम न्यू स्ट्रैंड बनाते हैं कुछ रूल और रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप डीएनए बनाएंगे नया स्ट्रैंड का, उसका डायरेक्शन क्या होगा, चलिए डायरेक्शन है, तो यहां पे जो बनेगा नया स्ट्रैंड उसका जो डायरेक्शन होगा ना बच्चे, वो 5-3 पोलैरिटी शो करेगा, ठीक है। यानी किस डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड बनेगा, 5-3, ये तुमको याद रखना है, ठीक। और जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क जो होता है, या एक बार समझ ही लीजिए, इधर देखिए, अभी जो मैंने आपको ये बताया था ये पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं यहाँ जहां पे डीएनए हेलिकेज है, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, और यहाँ पे भी ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, ये रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाता है, ठीक है। ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक। तो जो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क एक इधर एक इधर, तो जब आपका डीएनए स्ट्रैंड बनता है तो वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर्क दोनों किनारे पे होता है, तो उन दोनों ही साइड में आपका जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो क्या है, बाई डायरेक्शनल होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक। यानी जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो बाई डायरेक्शनल होगा, ये बात आप याद रखेंगे। अब यहां पे भी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अभी उधर 3 एंजाइम थे, डीएनए हेलिकेज, फिर टोपोआइसोमरेज, फिर एसएसबी, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। यहां जो एंजाइम लगेगा जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी, उन एंजाइम्स का जो नाम है वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। पॉलीमरेज का मतलब चेन का फॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसी को बोलते हैं पॉलीमरेज। तो पूरा नाम क्या है भाई, जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा बताओ, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा ऐसा नाम क्यों पड़ा, आओ समझाते हैं तुमको, इधर देखो क्यों पड़ा इसका नाम, ये समझो बात को। देखो यहाँ पे मैं डीएनए का स्ट्रैंड बना दे रहा हूँ समझने के लिए तुम्हें, ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक, दोनों अलग अलग कर देता हूँ, ठीक, ये अलग अलग, तो ये क्या हो गया, अनजिपिंग हो गया, अलग अलग हो गया। मान लो यहाँ एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, एडेनिन है, समझना बात को।
इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? ए का टी सी जी, फिर ए टी टी। क्लियर है? दोनों अलग अलग हो गए। तो होगा क्या, जो नया स्टैंड बनेगा, तुम ही बताओ, जो नया स्टैंड इस पे बनेगा या नया स्टैंड इस पे बनेगा, तो जो नाइट्रोजनस बेस यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, या फिर जो नाइट्रोजनस बेस यहां लगेगा, यहां लगेगा, अपने मन से लग जाएगा, या फिर इस डीएनए के स्टैंड को पहले पढ़ेगा, पहले उस पर डिपेंड होगा ना कि भैया तुम डीएनए के जो स्टैंड हो तुम्हारे पास क्या है, तो वो कहता है मेरे पास एडेनिन है, तो यहां क्या लगाओगे? उसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन। जी यानी ग्वानिन है, तो क्या लगाओगे? साइटोसिन। सी तो जी लगाओगे। तो डीएनए पे डिपेंड होके तब ना डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल कर रहे हो तुम, यानी बिना डीएनए के अपने मन से तो नहीं कुछ भी जोड़ दोगे, यहाँ पे लाभ जोड़ देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। इसलिए जो एंजाइम ये काम कर रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ रहा है, जैसे यहाँ ए हो गया, टी है तो ए हो गया, ए है तो टी हो गया, उस एंजाइम का नाम है डीएनए। चूंकि डीएनए पे डिपेंड होकर ये काम करना पड़ा, तो डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पूरा नाम पॉलीमरेज, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। समझ गए क्यों पड़ा ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? चलो ये तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ, लेकिन सवाल ये है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, यूकैरियोट में कितने टाइप के होते हैं और प्रोकैरियोट में कितने टाइप के होते हैं? तो डीएनए डिपेंडेंट हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पूरा पढ़ेंगे प्रोकैरियोट के बारे में, यूकैरियोट के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन समझ लो एंजाइम दोनों जगह एक ही जैसे है या अलग अलग। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक, यूकैरियोट में कितने हैं और प्रोकैरियोट में कितने हैं समझना। हम यहां पे बता रहे हैं आपको प्रोकैरियोट्स में, ठीक, और यहां बता रहे हैं यूकैरियोट में, ठीक, यूकैरियोट्स, ठीक, क्लियर है? तो प्रोकैरियोट में तो हमको पढ़ना है, ये तो अपने सिलेबस में है। तो यहां पे 3 प्रकार के होते हैं, डीएनए, ठीक, डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, समझ गए? उसी तरीके से दूसरा जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, यानी दूसरा जो है वो कौन है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और जो तीसरा है वो भी सेम नाम है इसका, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डीएनए पॉलीमरेज, यहां पे जो आपका है थर्ड है, याद रखिए। तो बोलो कितने डीएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट में? टोटल 3, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर हो? चलो 3 हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसमें कितने होते हैं प्रोकैरियोट में? तो बस सिंपल से याद रखो 5 टाइप के होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है, एप्सिलॉन होता है। तो वो सब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल याद रखो 5 टाइप के, वैसे भी इनको हमें पढ़ना नहीं है। तो अपने को क्या पढ़ना है? डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। वैसे तो एनसीईआरटी में एक ही नाम का इस्तेमाल किया है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बस, वहां पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी नहीं यूज किया है, ठीक। तो हम सिंपल सा अब जो यूज करेंगे नाम वो होगा डीएनए पॉलीमरेज। तो तुम समझ जाओगे डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हुआ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर हो? चलो तो बताओ, एंजाइम क्लियर हुआ, एंजाइम के साथ साथ ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये भी क्लियर हुआ, और किस डायरेक्शन में हमेशा बनाओगे? 5-3। तो चलो आओ बनाते हैं किस तरीके से होगा। चलो, एक जो सबसे बड़ी समस्या है जो आपको जानना चाहिए, उसको मैं ऐसे लिखूंगा ड्रॉबैक के तौर पे। ये समस्या है हमारी, क्या है समस्या सुनिए। हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब टाइप आप जानते हो, उससे मतलब नहीं है, अब आप जान गए कि कौन सा एंजाइम यूज किया हमने न्यू स्टैंड बनाने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। तो डिमेरिट क्या है? डिमेरिट सुन लो, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो न्यू स्टैंड तो बना देगा,
पर स्टार्ट नहीं कर सकता। स्टार्ट कोई और करके देगा तब बनाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि सपोज करिए साइकिल है, ठीक, तो स्टार्टिंग में बच्चे जब साइकिल सीखते हैं तो वो चला नहीं पाते हैं, तो पहले क्या करते हैं कि उनको साइकिल पे बैठा दीजिए और बैठा के कोई पकड़ा रहता है साइकिल, बच्चा बैठ जाता है, फिर उसको हल्का सा पुश कर देता है, फिर वो चलाते हुए चला जाता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ठीक उसी तरीके का एक सपोर्ट यहां पे भी चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज खुद स्टार्ट नहीं कर सकता। तो नहीं स्टार्ट कर सकता तो इसको चाहिए मदद, और मदद चाहिए किसका? आरएनए प्राइमर का। किसका मदद चाहिए? आरएनए प्राइमर का। अब एक नया प्रॉब्लम आ गया, आरएनए प्राइमर क्या होता है? ठीक है, बताते हैं इसको भी अच्छे से। आरएनए प्राइमर का मतलब क्या हुआ, समझो। देखो, जैसे मेरे पास डबल स्टैंड है डीएनए का, ठीक, इसको मैं ऐसे ओपन कर दे रहा हूं, समझना। ये डबल स्टैंड है, ये, ठीक, समझो, और ये इस तरीके से है, समझ पा रहे हो? रेप्लिकेशन फॉर्क जानते हो किसको कहते हैं? ये वाला जो पोजीशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। क्योंकि यहीं पे क्या होगा, बोलो, डीएनए हेलिकेज बॉन्ड को तोड़ रहा होगा। तो ये जो टूट चुका है, यानी कि ये क्या हो गया है, स्टैंड अलग अलग। तो हम चाहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज आए, एक मिनट, डीएनए पॉलीमरेज आए और आकर यहां पे बना दे क्या, नया स्टैंड। जैसे हमने कहा यहां पे क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, समझना। तो यहां पे क्या होगा, थायमिन, गुआनिन, ठीक, थायमिन, थायमिन और एडेनिन, समझ रहे हो इस बात को? तो हम चाहते हैं डीएनए पॉलीमरेज आओ और यहाँ पे नया स्टैंड बना दो। ये लो, नया स्टैंड बना दो यहाँ पे, एडेनिन का थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, बॉन्ड हो जाए अच्छे से। लो, नया स्टैंड एक नया तैयार हो गया, एक इधर से एक इधर से। लेकिन ये आके शुरू नहीं कर सकता, तो नहीं शुरू कर पाएगा तो समस्या है। क्या है समस्या? हटाइए इसको। अब बुलाइए आप किसको? प्राइमर को, ठीक। और प्राइमर यूं ही नहीं बन जाता, एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी तुम्हें फिर से, और उस एंजाइम का नाम क्या है? प्राइमरेज। ये बात याद रखना। प्राइमरेज एंजाइम किसको बनाएगा? आरएनए प्राइमर को। कैसे बनाता है सुनो। प्राइमरेज आ गया, ठीक, वो इसको रीड करेगा, ए को रीड कर रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में थायमिन होता है, लेकिन यहां पे क्या लगेगा? चूंकि आरएनए तुम बनाने जा रहे हो, तो बताओ क्या बनेगा? यूरेसिल, ठीक। फिर उसके बाद से जी की जगह क्या बनेगा? सी, क्योंकि आरएनए में सी होता है, सी की जगह जी, और फिर ए की जगह यू। इस तरीके से एक छोटा सा ये जो स्ट्रक्चर यहां बन गया, ये कहलाएगा क्या? आरएनए प्राइमर। ये बात याद रखना है, इसको तुम क्या बोलोगे? आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर कम से कम 4 न्यूक्लियोटाइड से लेके 20 न्यूक्लियोटाइड तक का बनता है। 4 न्यूक्लियोटाइड से लेके 20 न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ठीक। तो ये 4 से लेके 20 न्यूक्लियोटाइड, या सिंपल कहे नाइट्रोजनस बेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो बनता है। अब इसके बाद जब तुम डीएनए पॉलीमरेज को लाओगे तो वो सीधे आएगा, समझना, और सीधे आके, जैसे मान लो मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे ले लिया, वो आके यहाँ अटैच हो गया, अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद से आगे की तरफ क्या बनाना है? देखो, डीएनए बनाना शुरू कर देगा। ए की जगह टी आएगा, टी की जगह ए आएगा, समझ पा रहे हो? एक मिनट, थोड़ा सा डीएनए को और लंबा कर दिया जाए ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें। देखना, यहाँ पे मैंने कर दिया क्या? साइटोसिन, ठीक। तो अब ये जो नया नया आया है, ये जो नया वाला आया है, ये स्ट्रक्चर, ये कौन है? ये है डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज कहां से जुड़ता है? जब आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है तब, ठीक। अब यहां पे ये जब जुड़ गया तो अब ये बना देगा किसको? डीएनए को। तो बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी बन गया टी, उसके बाद टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए बन गया ए, और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। तो यहां पे आपके नए स्ट्रैंड डीएनए के तैयार हो। तो आरएनए प्राइमर बनाने वाला प्राइमरेज एंजाइम, ये क्लियर हुआ। आरएनए प्राइमर को ले आओगे तो वो स्टार्ट करेगा, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है, छोटा सा आरएनए प्राइमर।
और अब आके डीएनए पॉलीमरेज यहां से जुड़ जाएगा और जुड़ के चेन को आगे की तरफ बनाता हुआ चला जाएगा। एक बात जो तुम भूल गए, डायरेक्शन इसका कौन सा होगा? मैंने स्टार्टिंग में ही तुमसे बोला डायरेक्शन याद रखना, 5' to 3'। समझ गए? तो 5' to 3' में ये काम हो रहा है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बारी है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट की। देखो ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है? क्या हो गया ये? फॉस्फेट की। किसकी बारी है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है ये समझो, ऐसे समझो, जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये डीएनए था, तो इस डीएनए पर यहाँ एडेनिन लगा है, यहाँ ग्वानिन लगा है, साइटोसिन है, थाइमिन है। तो आखिर जो नया वाला डीएनए स्टैंड बन रहा था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन था? टी था, वो आया। यहाँ जी था तो सी आया, सी था तो जी आया, और टी था तो ए आया। तो तुम्हें क्या लगता है ये सीधे टी आके इससे जुड़ जाता होगा? सोचो। नहीं, ये टी जो है किस फॉर्म में होता है? यहां देखो, इसको हम बोलेंगे, वो होगा डी टी टी पी, ठीक है? ये अगर आपको सी लाना है तो ये हो जाएगा डी सी टी पी, अगर जी लाना है तो डी सी डी जी टी पी, और अगर ए लाना है तो डी ए टी पी, ठीक है? यहाँ डी क्या बता रहा है? डीऑक्सी राइबो, ठीक है? चाहे आपका वो थाइमिडीन हो ट्राइफॉस्फेट, या गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर आपका साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कहने का मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा इतना है कि थाइमिन ऐसे नहीं जुड़ता डायरेक्ट ना, ये बनता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में। कैसे बनेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट? तो भैया डीऑक्सी कैसे, इस ये डीएनए से जुड़ रहा है तो शुगर कौन सा होगा? डीऑक्सी होगा, तो यानी डीऑक्सीराइबोज हो गया। अब इसमें हमको न्यूक्लियोसाइड जोड़ना है, यानी न्यूक्लियोसाइड है और उसमें भी 3 फॉस्फेट है। तो न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हो? जब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? ये रहा शुगर। लो भैया शुगर क्या बन गया? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इस न्यूक्लियोसाइड में तुमको क्या जोड़ना है? 3 फॉस्फेट। तो 3 फॉस्फेट जोड़ दे रहा हूं, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। अब ये बना क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है, समझना इस बात को। यहां पे भी बना देते हैं, ठीक? ये है यहाँ शुगर, शुगर कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज वाला। यहाँ पे भी शुगर कौन सा रहेगा? डीऑक्सीराइबोज वाला। यहाँ पे भी शुगर कौन सा? डीऑक्सीराइबोज वाला। और फॉस्फेट 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो ट्राइफॉस्फेट हम इसीलिए लिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इनको क्यों इसमें जोड़ रहे हैं? जोड़ना तो सिर्फ इनको है, तभी बता रहा हूं क्या होगा। ये ट्राइफॉस्फेट हम क्यों लेकर आए हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का क्या फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो आप 2 बातें बोलोगे। इनका ड्यूअल फंक्शन है। क्या है? ड्यूअल फंक्शन, 2 फंक्शन। पहला जो फंक्शन है ये सबस्ट्रेट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? देखो, जो आपका एंजाइम है जिस चीज पे काम करता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो एंजाइम आपके पास कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज है ना, इससे पहले मैंने पढ़ा है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इनके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ये किसके तौर पे काम करेगा? नंबर 1 याद रखना, सबस्ट्रेट के तौर पे। यानी कि इस पे कौन एक्ट करेगा? इस सबस्ट्रेट पे। यानी कि जो ये हमारा है इस पे एक्ट करेगा कौन? आके एंजाइम एक्ट करेगा। और कौन सा एंजाइम? अभी तो पढ़ाया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद रखना इस बात को, ठीक? अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जब आएगा तो क्या होगा? तो मैं इन तीनों को मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इनको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए।
एक अगर आप समझ गए तो तीनों आप समझ जाएंगे हर टाइप के। अब बुलाइए एंजाइम को, किस एंजाइम को? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट के तौर पे कौन काम कर रहा है? ये ट्राइफॉस्फेट। तो अब इस पे एंजाइम आएगा, समझना कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं। अब डीएनए पॉलीमरेज जब आ गया तो डीएनए पॉलीमरेज किसके ऊपर काम करेगा? इसके ऊपर, और इसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो अब इसके ऊपर काम करेगा यानी रिएक्ट करेगा, तो वो इसके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। किस बॉन्ड को? ये वाला जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं। जब इसको तोड़ देगा तो ये अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये आपका बचा क्या? ये आपका टी हो गया, ठीक, और ये हो गया आपका शुगर, ठीक, समझिएगा, शुगर, और एक फॉस्फेट यहां बच गया, ये देखना। अब आप इसको न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो, तीनों चीजें हैं, ठीक। प्लस जो असली बात है, ये पी और ये जो पी थे, समझना, ये जो पी और ये पी टूटे ना, तो आगे चल के ये जो दो आपके फॉस्फेट निकल गए, इन्हीं को तोड़ के आगे चल के मैं ऐसे लिख दे रहा हूं IPP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हमने इनको लिखा, ठीक। इन्हीं को हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फेट। ये बात तुम याद रखोगे, पायरोफॉस्फेट। और फायदा क्या हुआ इनसे? इनसे फायदा ये हुआ, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं, समझिएगा। मैंने क्या बोला? एक फॉस्फेट और ये दो फॉस्फेट, ये दोनों फॉस्फेट यहीं से टूट कर निकले हैं, इनको तुम क्या बोलोगे? पायरोफॉस्फेट। क्या बोलोगे? पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। और असली फायदा क्या हुआ? इनसे हमें मिलेगा एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब इनसे हमको चाहिए एनर्जी, और उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे इन नाइट्रोजनस बेसेस या इस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में। यानी नया चेन जब तुम बनाओगे तो तुमको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से मिलेगा? इसी पायरोफॉस्फेट से, जो कि किसके साथ कभी जुड़ा था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ जुड़ा था। तो ये डबल फंक्शन किया, पहला तो काम किया इसने सबस्ट्रेट का, और दूसरा काम किया एनर्जी का। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ऐसे भी पूछ सकता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में डी टीटीपी या डी सीटीपी या डी जीटीपी का क्या फंक्शन है? तो भैया 2 फंक्शन है। पहला तो डीएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर काम करता है, ब्रेक करता है, तो वो सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहा है, कौन? ये। और दूसरा, जब सबस्ट्रेट के तौर पे ये काम करता है तो डीएनए पॉलीमरेज उसमें मौजूद 2 फॉस्फेट को तोड़ देता है। अब जब 2 फॉस्फेट टूट जाते हैं तो वही आगे चल के ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके उनसे क्या निकलता है? एनर्जी। और वो एनर्जी हम किस में इस्तेमाल करते हैं? बोलो, नया चेन बनाने में। यानी यहाँ पे अब हम उस एनर्जी का, इस एनर्जी का यहाँ इस्तेमाल करके हम इसमें जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं? बोलो। अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टी। इस टी को हम यहां जोड़ देंगे। 1 मिनट। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, इस टी को इसके साथ जोड़ देंगे, तो बोलो स्टैंड बन गया। इसी तरीके से पूरा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, समझ में आया? चलो अब इसके आगे समझते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि हमें एनर्जी और सबस्ट्रेट दोनों के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को। क्लियर हुआ? अब आओ सारी चीजों को क्लियर किया जाए एक साथ यहाँ पे कि आखिर किस तरीके से एनसीईआरटी आपको समझाने का कोशिश करता है। तो एक बात समझो, ये जो डीएनए है आपका, ये समझना, ये जो डीएनए है इसको मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक। ये देखो, और किस डायरेक्शन में हो रहा है हमारा? यहाँ पे हेलिकेज इधर भी है, हेलिकेज इधर भी है, तो दोनों डायरेक्शन में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक। तो जो रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। और इस रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव लॉ भी लगता है, यानी एक नया स्टैंड होता है, एक पुराना। तो क्या हो जाएगा? सेमी कंजर्वेटिव, ये बात याद रखना, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव है, बाई डायरेक्शनल है, ये दोनों क्लियर है। एक बात और समझो, देखो
यहां से एनसीईआरटी में हाफ करके हमें समझाया गया है इस तरीके से। यहां से तुम जब हाफ कर दोगे तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से उठा के हम तुम्हें समझाएंगे, ठीक। और ये जो पोजीशन था इसको क्या कहते हैं बताओ? ये तुम्हारा हो गया रेप्लिकेशन फॉर्क। तो मैं एनसीईआरटी में जिस तरीके से समझाया अब उस तरीके से बनाकर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका इस तरीके से, ये ठीक समझ गए? ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लियर है, ठीक। और यहां पे हमने कहा कि ठीक है रेप्लिकेशन फॉर्क जहां पे होगा वहीं पे हेलिकेज होगा, तो ये तुम्हारा हेलिकेज हो गया। और ये जो जगह हो गया इस जगह को हम क्या बोलेंगे? ये वाला, ये तुम्हारा हो जाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक। ये तुम्हारा फॉर्क कहलाएगा। चलो एक बार पोजीशन बता दो। हमने कहा ये 3 डैश है, तो बताओ ये कौन सा होगा? 5 डैश। फिर ये क्या हो जाएगा? 3 डैश 5 डैश। बोलो क्लियर हुआ? और हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे टूट चुका होगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, समझ पा रहे हो? अब ये जो ब्रेक डाउन हुआ होगा वो किसकी मदद से हुआ होगा? इस एंजाइम की मदद से, जिसका नाम क्या था? हेलिकेज। याद आ रहा है पूरा नाम? डीएनए हेलिकेज, ठीक, डीएनए हेलिकेज। एक और बात तुम्हें पता होगा, दोनों को किनारे करने के लिए किसको बुलाया था? एसएसबी प्रोटीन को, ठीक। तो याद रखना उस बात को। अब अगर हमें डीएनए का नया जो चेन बनाना है वो किस डायरेक्शन में बनाएंगे? 5-3 की 3-5। तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी नया चेन कहीं भी पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तुम बनाओगे तो वो 5-3 के ही डायरेक्शन में बनाना, ठीक है। तो यहां पे किस डायरेक्शन में बनाओगे? 5-3 के डायरेक्शन में तुम बनाओगे। तो अब देखो यहां पे इन तीनों फिगर को समझने की कोशिश करो। ये डीएनए का एक ही स्टैंड है, पहले हेलिकेज आया यहां तक ब्रेक किया, फिर दूसरे फिगर में हेलिकेज ब्रेक करते करते यहां पहुंच गया, फिर हेलिकेज यहां तक आ गया। यानी ये है एक ही डीएनए, लेकिन 3 फिगर में क्या समझाना चाह रहा हूं समझना। आप जानते हैं इस स्टैंड को बोला 3-5 और ये वाला जो है ये 3-5, समझ पा रहे हो? ये आपका हेलिकेज है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बिना आरएनए प्राइमर के आप नया चेन नहीं बनाओगे। डायरेक्शन कौन सा होगा बताओ? डायरेक्शन होगा नया जो यहां बनेगा वो 5-3। तो बताओ ये 5-3 बन रहा है और सबसे पहले यहां क्या बन गया? प्राइमर, जिसका नाम क्या है? आरएनए प्राइमर। लेकिन इधर देखो ये तो 3-5 है, तो हम ऊपर की तरफ नहीं बना सकते, तो इसमें डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। कैसे? ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा? 5, यानी 5-3 डायरेक्शन में ही तो बनेगा नया चेन। और यहां पे प्राइमर ऊपर की तरफ लगेगा। ध्यान से देख लेना, ये तुम्हारा है आरएनए प्राइमर। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे ये स्टैंड बन गया, यहां तैयार हो गया। इसमें स्टैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें नीचे की तरफ आ रहा है। और ये वाला जो पोजीशन है इसको तुमने क्या बोला? रेप्लिकेशन फॉर्क। बोलो ये रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया। अब इसी में जब ये हेलिकेज ऊपर की तरफ तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा तो ये 3-5 वाला जो है यहां पे ये 5-3 की तरफ सीधे बढ़ता हुआ ऊपर चला जाएगा। बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे तो एक बार प्राइमर बन गया तो बन गया। क्यों? क्योंकि ये आगे की तरफ सीधे उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है। लेकिन इसको देखो, जब ये यहां पे प्राइमर बनाया था तो ये 5-3 था। अब इस डायरेक्शन में जब आ गया होगा तो ये तो यहां आ गया और ये तो यहां था। अब जब ये यहां आ गया तो फिर पीछे थोड़े जा सकता है। और ये कौन है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो एंजाइम बनाते बनाते इस डायरेक्शन में नीचे आ गया। अब ये वापस ऊपर थोड़े जाएगा। और इसमें तो एंजाइम यहां तक बनाया था, वो यहां पहुंचा और उसको उसी डायरेक्शन में जाना है तो वो सीधे ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब यहां एक समस्या हो गया कि जब ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो यहां जो स्टैंड होंगे उनको फिर से डबल स्टैंड बनाने के लिए एक नया प्राइमर चाहिए। तो देखो यहां आएगा फिर से एक प्राइमर नया, और इस प्राइमर पर कौन आएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फिर से 5-3 डायरेक्शन में एक नया चेन बनाएगा। तो देखें
एक नया चेन फिर बन गया, यानी एक चेन ये, एक चेन ये, इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में यहां बनेगा। किस वाले स्टैंड में? जो 3-5 इस तरीके से है, और इस वाले में ये सीधे बनता हुआ चला जा रहा है। चलो मान लो कि ये डीएनए हेलिकेज ऊपर तक चला जाए तोड़ते हुए यहां तक, तो भी तो यहां ध्यान दो, इसका जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहां है, तो वो यहां मौजूद होगा, वो सीधे ऊपर की तरफ निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ये 5-3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये तो सीधे ऊपर की तरफ निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पे तुम्हें याद होगा, ये जो पहला वाला बना था, ये पहला फिगर, ये वाला, तो ये तो यहां था इस तरीके से, याद आ रहा है तुम्हें? अरे अभी तो बताया। तो ये ऐसे था, ठीक, और यहां प्राइमर एक लगा था। फिर तुम यहां पे दूसरा प्राइमर बनाते हो और फिर क्या करते हो, फिर उसके स्टैंड को आगे की तरफ बढ़ाते हो, ठीक। तो दो टुकड़े यहां तैयार हुए थे, अब इतना खाली जगह फिर बच गया ना। तो अब तुम बताओ, पहले वाले केस में तो डीएनए पॉलीमरेज यहां था, दूसरे वाले केस में कहां आ गया होगा, यहां। तो बताओ ये फिर वापस लौट के जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक और प्राइमर बनाना पड़ेगा। अब यहां पे एक प्राइमर तुम बनाओगे, एक प्राइमर यहां बना हुआ है आरएनए प्राइमर, एक प्राइमर यहां बना हुआ है, और इसमें तो सिर्फ एक ही आरएनए प्राइमर बना हुआ है। तो असली दिक्कत क्या है कि दूसरे स्टैंड में 5-3 की वजह से हमको डायरेक्शन की वजह से टुकड़े टुकड़े में बनाना पड़ रहा है, ठीक। तो नया जो स्टैंड बनेगा फिर से इस डायरेक्शन में, ये जो बना है ये भी इस डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाया, 5-3 डायरेक्शन। ये हो जाएगा 5-3। फिर ऐसे करते 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 जब तुम नीचे तक आओगे तब तुम्हें पता चलेगा ये क्या है, पूरा स्टैंड 5-3, और वो क्या है 3-5, इधर 3-5, ये 5-3। तो होता क्या है कि ये जो बार बार जो टुकड़ा बन रहा है ना बच्चे, असली समस्या इसी से पैदा होता है। यहां पे जो ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, आरएनए का टुकड़ा है, और डीएनए में आरएनए नहीं होना चाहिए। इन्हीं टुकड़ों को हम बोलते हैं, जब इनको हम यहां से हटाएंगे तो हम इन टुकड़ों को बोलते हैं ओका झाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? ओका झाकी फ्रैगमेंट। क्यों? क्योंकि आरएनए प्राइमर जो आप यहां रखे हैं, अगर डीएनए में आरएनए होगा तो फायदा क्या? तो अब आप इन आरएनए प्राइमर को हटाइए और हटाकर वहां डीएनए लगाइए। तो बच्चों अब यहाँ पे क्लियरली चीजों को हम समझ लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका ये वाला स्टैंड था, ये 5-3 में स्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और जो ये वाला है, यानी कि इस स्टैंड को जो टुकड़े टुकड़े में बन रहा है, वो 5-3 यानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो 5-3 इस वाले स्टैंड में किधर है, नीचे की तरफ, और इसमें 5-3 जो है वो किधर है, ऊपर की तरफ, यानी 5-3 ऊपर की तरफ। और ये वाला जो पोजीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पोजीशन है वो हमारा हो गया रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क जो है उसके डायरेक्शन में ये है, क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर्क कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक। तो ये उसके डायरेक्शन में है, और ये वाला जो स्टैंड नया बन रहा है ये रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो ये टुकड़ों में बन रहा है, ठीक है, इस स्टैंड को हम क्या बोलेंगे? तो समझिए इस बात को कि इस स्टैंड का क्या नाम है। ये वाला जो टुकड़े में स्टैंड बन रहा है, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, आरएनए प्राइमर को हटा देंगे। आरएनए प्राइमर को हटाने का काम कौन करेगा, इधर समझ लो। आरएनए प्राइमर तो हटाओगे ना, देखो तुम खुद ही सोचो, डीएनए में आरएनए क्या करेगा, तो आरएनए प्राइमर को हटा दीजिए। तो चलिए हटा देते हैं। यहां से इस प्राइमर को हटा दिया, यहां से इस प्राइमर को, यहां से इस प्राइमर को, यहां से इस प्राइमर को। तो जब तुम आरएनए प्राइमर्स को हटा दोगे तो उस जगह, खाली जगह जो बच जाएगा, वहां पे डीएनए लगाना पड़ेगा। तो डीएनए लगाने का काम आपका डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज याद आ रहा है, वही करेगा, ठीक। तो यहां पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा और अब वो बना देगा, ठीक। क्या बना देगा? जो छोटा सा यहां स्ट्रक्चर है डीएनए का वो बना देगा।
एक बात और सुन लो, अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन सा वाला, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये काम करता है। और लंबे लंबे जो ये चेन बन रहे थे वो कौन बनाता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नंबर सेकेंड। तो अभी जो चेन बना था उसको सेकेंड ने बनाया, लेकिन जो यहाँ पे आरएनए हटाकर और वहां पे डीएनए बनाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो यहां पे बन गया, ठीक। लेकिन यहां देखो, यहां तो थोड़ा सा खाली जगह तुमको दिख रहा होगा, यहां खाली जगह, यहां खाली जगह, यहां खाली जगह। इन्हीं खाली जगह को हमने क्या बोला था? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इस फ्रैगमेंट को फिल करने के लिए हम किसको बुलाए हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। वो क्या करेगा? चलो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार ताकि आपको समझ में आए। ओकाजाकी फ्रैगमेंट समझ में आ गया। अब यहां पे वो आ जाएगा और वो इनको जोड़ेगा ऐसे डीएनए बना के, ठीक। यहाँ पे भी डीएनए बना के, यहाँ पे भी डीएनए बना के। तो डीएनए बनाकर जोड़ दिया डीएनए लाइगेज की मदद से। किसने? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां आपने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट थे जिनको हमने क्या बोला था? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो बताओ ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस बना कि डिसकॉन्टिन्यूअस? तो आपने देखा कि ये टुकड़े टुकड़े में बना, पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। तो हम इस स्टैंड को क्या बोलेंगे? जो ये स्टैंड नया नया इधर बना है, ये कहलाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या बोलोगे? डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और ये कैसा बना है? ये तो सीधे बनते हुए चला गया है। मैं इस स्टैंड की बात कर रहा हूं, ये जो ग्रीन वाला है। तो इसको क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। अब इसी वजह से हम इसको एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम? लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड? लीडिंग स्ट्रैंड। तो आप इसको क्या बोलोगे? लीडिंग स्ट्रैंड। तो फिर इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलोगे? लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर हुआ? ओकाजाकी फ्रैगमेंट किसमें पाया जाता है? लैगिंग में कि लीडिंग में? ये पाया जाता है आपके लैगिंग में, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाए, लैगिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क से किधर होता है? तो आप बताएंगे अपोजिट होता है। किधर होता है? अपोजिट। तो डायरेक्शन जो होता है किसका? डायरेक्शन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो क्या है? अपोजिट है। अपोजिट टू रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क से अपोजिट है। तो ये बात तुम याद रखोगे, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क से अपोजिट है। वहीं पे इसको देखो, ये तो रेप्लिकेशन फॉर्क के तरफ है। तो जो डायरेक्शन है लीडिंग का, डायरेक्शन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, वो किसके तरफ है? टुवर्ड, किसके तरफ है? टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क के तरफ है। ये बात याद रखोगे। अच्छा ये बताओ, टेम्पलेट जो है, वो टेम्पलेट हमने आपको बताया ना, पुराने स्टैंड को ही टेम्पलेट कहते हैं। तो इधर टेम्पलेट कौन है? बताओ, यहां पे टेम्पलेट कौन है? ये वाला स्टैंड, याद आ रहा है तुम्हें? ये वाला जो स्टैंड है ये आपका टेम्पलेट है। और इसका डायरेक्शन देखो कैसा है? 3-5 की तरफ। तो ये वाला जो टेम्पलेट है, देखो इधर मैं लिख दे रहा हूं, जो आपका टेम्पलेट है पुराना स्टैंड, उस टेम्पलेट का डायरेक्शन किधर है? ऐसे ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या है? 3-5 की तरफ। तो जिस टेम्पलेट का डायरेक्शन 3-5 है, उस पे स्टैंड कौन सा बन रहा है? लीडिंग स्टैंड या कॉन्टिन्यूअस स्टैंड। चलो आ जाओ इधर। इसमें देखो जरा टेम्पलेट का डायरेक्शन, ये टेम्पलेट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी 5-3। तो बताओ यहां पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका डायरेक्शन क्या है? बताओ। 5-3। 5-3। टेम्पलेट स्टैंड का मतलब ये पुराना वाला स्टैंड जिसपे नया वाला डीएनए बन रहा है, तो इस पुराने वाले स्टैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। तो यहां पे जो डायरेक्शन है वो 5-3 है, और 5-3 पे जो नया स्टैंड बन रहा है वो लीडिंग है कि लैगिंग है? लैगिंग स्टैंड है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ। ये कौन था? ये आपका डीएनए हेलिकेज था, जहां पे ये ब्रेक होके ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया।
जो टेम्पलेट 5-3 है वहां पे लैगिंग स्टैंड बना, यानी जो डिसकंटिन्यूअस है। जिस टेम्पलेट पर 3-5 है वहां लीडिंग स्टैंड बना, जो सीधे बनता चला जा रहा है। ओकाझाकी फ्रेगमेंट किधर बना? लैगिंग पे बना। ओकाझाकी फ्रेगमेंट को फिल करने के लिए किसको बुलाओगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, अगर ऑप्शन में 1 2 3 पूछा हो तो फर्स्ट लगाओगे। ठीक, और जो ये टुकड़े हैं इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। ठीक है, यहां पे तो कोई टुकड़ा है नहीं इस डायरेक्शन में, और जो भी नया स्टैंड बन रहा है उसका डायरेक्शन देखो सेम है, 5-3 इधर नीचे की तरफ, और ये भी 5-3 ऊपर की तरफ। तो जो नया स्टैंड बन रहा है लैगिंग वाला, वो रेप्लिकेशन फॉर्क से अपोजिट बनता है, और जो लीडिंग स्टैंड बन रहा है वो लीडिंग स्टैंड रेप्लिकेशन फॉर्क के टुवर्ड बनता है, उसी के तरफ बनता है। तो चीजें क्लियर हुई? तो एक बार इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगा। यूकैरियोट के बारे में बोला है कि हम आपको हायर क्लास में पढ़ाएंगे, तो कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। इन्हीं सब चीजों को अगर आप एग्जाम में बना के आते हो तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बच्चों जरूर पूछना। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही।